देखिए, आज की कहानी सिर्फ ऑयल की नहीं है, ये उस पावर की कहानी है जो हर सेंचुरी में बदल जाती है। ये उन सुपर पावर्स की कहानी है जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को अपना चेस बोर्ड बना दिया। और आज भी जो कन्फ्लिक्ट्स आप देखते हैं, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, इन सब के पीछे एक ही चीज है, ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप मशीनों से भर चुका था, स्टीम इंजन, फैक्ट्रीज, रेलवेज, पर ये सब कोल से चलते थे और कोल हैवी था, स्लो था और कम असरदार था। फिर 1910 में एक ऐसा डिसीजन हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के विंस्टन चर्चिल ने कहा, अब हम कोल नहीं, ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑयल हल्का था, तेज था और ज्यादा ताकत देता था। एक कोल शिप जहां 10 नॉट चलता था, वहीं ऑयल शिप 20 नॉट्स तक पहुंच जाता था। यानी युद्ध में जीत का बहुत बड़ा फर्क। लेकिन समस्या ये थी कि ब्रिटेन के पास कोल तो था, लेकिन ऑयल नहीं था। अब ऑयल कहाँ था? ऑयल मिडल ईस्ट, पर्सिया, इराक और अरेबिया में था। और उसी मूवमेंट से शुरू हुआ तेल के लिए वॉर्स का एंडलेस इरा। जिसके पास ऑयल, उसके पास पावर और फ्यूचर। मिडिल ईस्ट पर ऑटमन एम्पायर का राज था, एक ऐसा साम्राज्य जो 600 साल से इस इलाके को संभाल रहा था। लेकिन युद्ध के दौरान ऑटमन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा और हार रहा था। दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस जीत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी दोनों देशों ने सोचना शुरू कर दिया, युद्ध खत्म होने के बाद इस पूरे मिडिल ईस्ट पर किसका नियंत्रण होगा। यही वो समय था जब असली खेल शुरू हुआ। 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक सीक्रेट समझौता कर लिया और इस समझौते का नाम था साइक्स-पिको एग्रीमेंट। यहाँ आपको बता देता हूँ साइक्स-पिको एग्रीमेंट था क्या। ब्रिटेन के मार्क साइक्स और फ्रांस के फ्रांसिस जॉर्जियो पिको, इन दोनों ने मिलकर एक मैप पर लाल पेंसिल से लाइन खींची और खुद ही डिसाइड कर लिया, फ्रांस को मिलेगा सीरिया और लेबनान, ब्रिटेन को मिलेगा इराक, जॉर्डन और पैलेस्टाइन। अरब दुनिया की तकदीर 2 यूरोपियन ऑफिसर्स की टेबल पर लिख दी गई। ना किसी अरब से पूछा गया, ना किसी स्थानीय कबीले से राय ली गई। पूरे क्षेत्र के लोग तो इस बात से भी अनजान थे कि उनके घर, उनकी धरती कागज पर बांटी जा रही है। और इसका क्या परिणाम हुआ? कुछ ही स्ट्रोक्स में परिवार टूट गए, पुरानी सीमाएं मिट गईं और 100 साल पुरानी पहचान बिखर गई। इराक में सुन्नीस, शियाज और कुर्द्स, जिन्हें इतिहास में अलग अलग क्षेत्रों में रखा गया था, उन्हें एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड एक नए देश में डाल दिया गया। सीरिया में अलाविद, सुन्नी, क्रिश्चियंस और कुर्द्स सबको मिलाकर एक देश बना दिया गया, बिना ये सोचे कि आने वाली पीढ़ियों में इससे कितने टकराव और संघर्ष पैदा होंगे। ये लाइन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थी, ये टाइम बॉम्ब्स थी जो आज तक फट रही हैं। आज जो सिविल वॉर आप देखते हैं, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन, इजराइल कंफ्लिक्ट, उनकी जड़ें यहीं दबी हुई। इन नई सीमाओं का असर भारत पर भी पड़ा, क्योंकि इसके बाद वेस्ट एशिया हमारी एनर्जी लाइफलाइन बनने वाला था। फिर 1948 में जब इजराइल बना तो अरब दुनिया एक बार फिर सुलग उठी, पर असली लक्ष्य था तेल की नदियों पर नियंत्रण। और फिर शुरू हुआ ऑयल रश। 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन आर्थिक और रणनीतिक रूप से कमजोर हो गया था और अब स्टेज पर आया एक नया प्लेयर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब मंच बदल चुका था। ब्रिटेन के हाथों से मिडल ईस्ट का नियंत्रण धीरे धीरे अमेरिका के हाथ में चला गया। अब अमेरिका ने बहुत स्मार्ट तरीके से गेम खेलना स्टार्ट किया। अमेरिका ने कहा, हम ब्रिटेन की तरह कॉलोनाइजर नहीं हैं, हम लिबरेटर्स हैं, हम डेमोक्रेसी फैलाने आए हैं, हम डिक्टेटर्स को हटाएंगे। बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन असल में खेल कुछ और ही चल रहा था। मिडल ईस्ट में तेल था और जिसने तेल को कंट्रोल किया वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। Ready and willing to employ all means necessary. इसी बीच 1951 ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोजादिक ने एक फैसला लिया और कहा, हमारे देश का तेल सिर्फ हमारे देश का है। उन्होंने फॉरेन तेल कंपनियों को निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन यह बात अमेरिका को हजम नहीं हुई। उनके लिए सिर्फ तेल नहीं था, ये पावर, इन्फ्लुएंस, ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल था। 1953 में CIA ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, नाम था ऑपरेशन एजैक। इस ऑपरेशन में ईरान की चुनी हुई गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, मोजादिक को हटा दिया गया और सत्ता में लाया गया शाह ऑफ ईरान, एक ऐसा रूलर जो अमेरिका और ब्रिटेन के आदेश पर चलता था। जब ये सब ईरान में हो रहा था,
तभी अरब कंट्रीज के बीच में एक और कहानी चल रही थी, जिसकी वजह से 1973 में तेल संकट हुआ। ये वो साल था जब अरब देशों ने पहली बार अपनी ऑयल पावर दिखाई। उन्होंने दुनिया को कहा, जो देश इजराइल को सपोर्ट करेगा उसे हम तेल नहीं देंगे, और बस तेल की सप्लाई रोक दी गई। इस इवेंट को नाम दिया गया ऑयल एम्बार्गो। चलिए पहले आपको ये बता देता हूँ कि ऑयल एम्बार्गो हुआ कैसे। 1950 से 60 के बीच में जब तेल पर पूरा कंट्रोल वेस्टर्न तेल कंपनियों का हो चुका था, जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियां मिडिल ईस्ट के तेल से अरबों कमा रही थी, और वहीं अरब देशों को बहुत कम हिस्सा मिलता था। तेल उनके देश में था, उनकी जमीन से निकल रहा था, लेकिन कमाई जा रही थी बाहर पश्चिमी देशों के पास। और इसी वजह से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी, और उन्हें लगने लगा कि उनके साथ एक बड़ा गेम चल रहा है। इसी सिचुएशन से निपटने के लिए 1960 में बगदाद की एक बैठक में 5 कंट्रीज ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया, और यही जन्म हुआ ओपेक का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका मेन एजेंडा था हमारा तेल हमारा कंट्रोल। और फिर इस ओपेक के एक फैसले ने ऐसा कुछ किया जिसने अमेरिका को इकोनॉमिक वर्ल्ड लीडर बना दिया। पहले ओपेक बना ताकत वापस लेने के लिए, और 1973 में पहली बार वो ताकत इस्तेमाल हुई, ऑयल एम्बार्गो। तेल की कमी से अमेरिका और यूरोप हिल गए, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गई, दाम आसमान छूने लगे, वर्ल्ड इकोनॉमी डगमगा गई। इस संकट ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया, तेल को सिर्फ खरीदना नहीं है, तेल को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से एक बैकडोर डील की, और वो डील थी सऊदी ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। और बदले में अमेरिका सऊदी को सुरक्षा, हथियार और पॉलिटिकल सपोर्ट देगा। और यहीं से स्टार्ट हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम, यानी दुनिया को तेल चाहिए तो पहले डॉलर लो और फिर डॉलर से तेल खरीदो। और इसी एक इंसिडेंट ने डॉलर को बना दिया वर्ल्ड बॉस। तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रह गया, अब वो वर्ल्ड की सुपर पावर करेंसी बन चुका था। पेट्रो डॉलर सिस्टम बनते ही भारत जैसे डेवलपिंग नेशंस के लिए एनर्जी और महंगी हो गई। अब कहानी यहाँ से और खतरनाक होती है। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन शांति नहीं आई। दुनिया सांस भी नहीं ले पाई थी, और शुरू हो गया नया युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां कम थी और चालें ज्यादा। एक तरफ अमेरिका, तेल, डॉलर, हथियार, सेना, दूसरी तरफ यूएसएसआर, आइडियोलॉजी, इंटेलिजेंस और उन देशों का भरोसा जो कॉलोनियलिज्म से थक चुके थे। मिडिल ईस्ट ये इलाका अब सिर्फ एक रीजन नहीं था, ये प्राइज पोसेशन था। कहीं कूज हो रहे थे, कहीं पपेट गवर्नमेंट लाई जा रही थी, कहीं रेवोल्यूशंस हो रहे थे, और कहीं फ्रीडम के नाम पर मिलिट्री बेसिस बनाए जा रहे थे, कहीं सोशलिज्म के नाम पर सपोर्ट किया जा रहा था। पर असली लड़ाई ऑयल चौक पॉइंट्स और एक्सेस रूट की थी। सीरिया, इजिप्ट, इराक यूएसएसआर की तरफ झुकने लगे, वहीं सऊदी, कुवैत, गल्फ किंगडम्स यूएस की प्रोटेक्शन में थे। अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, लड़ाई पाइपलाइन और ट्रेड रूट्स की बन गई थी। और फिर 1979 में मिडिल ईस्ट को हिला देने वाली एक बहुत बड़ी घटना हुई, ईरान रेवोल्यूशन। शाह ऑफ ईरान की सरकार गिरा दी गई, अमेरिकन बैक्ड मोनार्की खत्म हो गई, और उसकी जगह आया एक नया इस्लामिक शासन जो खुलकर वेस्ट के खिलाफ था। यह घटना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। सऊदी अरेबिया सहित अरब राजघरानों में डर फैल गया कि उनकी जनता भी कहीं इसी तरह विद्रोह ना कर दे। तेल की पूरी राजनीति हिल गई और दुनिया में शांति का संतुलन बदलने लगा, और यूएसएसआर ने इसी उथल पुथल को मौका माना, और मिडिल ईस्ट के नजदीक पहुंचने के लिए यूएसएसआर ने शुरू किया ऑपरेशन अफगानिस्तान। सोवियत सेना अफगानिस्तान में घुस गई। गोल क्या था? कम्युनिज्म फैलाना या रिलीजियस वॉर? असल मकसद था स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना। सोवियत यूनियन मिडिल ईस्ट के और करीब पहुंचना चाहता था, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकलता है। अगर मॉस्को इस क्षेत्र के पास जम जाता और मिडिल ईस्ट के तेल के रास्तों पर असर डाल देता, तो पूरा पेट्रो डॉलर सिस्टम हिल सकता था। अमेरिका यह देखकर घबरा गया। व्हाइट हाउस और CIA ने समझ लिया कि यह सिर्फ काबुल को लेने की कोशिश नहीं है, ये कदम आगे चलकर रियाद, तेहरान और सूज कैनाल तक पहुंच सकता था। अब अमेरिका सीधे युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाया, प्रॉक्सी वॉर। The Soviet Union must realize that its decision to use military force in Afghanistan
will be costly to every political and economic relationship it values. यूएस ने पैसे दिए, हथियार दिए, लड़ाके तैयार करवाए, CIA ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने रास्ता दिया। अफगान पहाड़ियों में बंदूकें पहुंचाई गई, नई कहानियां बनाई गई और विचारधाराओं को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। यह लड़ाई पूरे 10 साल चली, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। धीरे धीरे USSR फंसता चला गया और फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा कोलैप्स। For 4 days, thousands of Tadziks stoned, burned and looted. People came out on the street, ordinary men and women who were willing to, stand in front of the tanks. Alarming reports are heard from Moscow. Clearly, it's a disturbing development for the Soviet society and in Soviet relations with other countries, including the United States. 1991 में सोवियत संघ टूट गया और उसकी जगह नया देश बना रशिया। दुनिया ने देखा कि एक बड़ी ताकत कैसे घुटनों पर आ गई। झंडा बदल गया, नाम बदल गया, नक्शे बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, तेल और गैस अब भी रूस के पास थे और पावर वापस लाने का फॉर्मूला भी वही था। यूरोप की इकोनॉमी, उसकी इंडस्ट्री, घरों की हीटिंग, सबका आधार था गैस और रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार थे। रशिया ने सोचा अगर यूरोप को गैस मेरे रास्ते से मिलेगी तो यूरोप मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकेगा। इसके लिए रशिया ने बाल्टिक सी के नीचे से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बनाई। ये पाइपलाइन सीधे रशिया से जर्मनी तक जाती थी। कोई बीच का देश नहीं, कोई रुकावट नहीं, नॉन स्टॉप सप्लाई। यूरोप खुश था, उसे सस्ता और भरोसेमंद फ्यूल मिल रहा था। एक समय था यूरोप की 40% गैस सिर्फ रशिया से आती थी। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक एनर्जी चोक सिस्टम था जो रशिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया था। रशिया का मैसेज क्लियर था, अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो तुम्हारे घर ठंडे हो जाएंगे और तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। यूरोप पर रशिया की यह पकड़ अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि यूरोप उसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर और मार्केट था। अमेरिका उसे अपने प्रभाव से बाहर जाने नहीं दे सकता था। लेकिन जैसे ही यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और जियोपॉलिटिकल चेस गर्म हुई, समुद्र के नीचे धमाके हुए, नॉर्ड स्ट्रीम फट गई। Seismologists reported underwater blasts and explosions on the Nord Stream pipeline. It's not then going to be possible for Europe to continue to build up its gas reserves for the winter. अब ये अचानक था या कोई सोची समझी साजिश? ऑफिशियली अभी भी मिस्ट्री है। You never know. अब यूरोप के पास कोई विकल्प था नहीं, गैस चाहिए थी, सर्दी आ रही थी, फैक्ट्रियां चलानी थी और उसी पल अमेरिका ने अपना दरवाज़ा खोला। हम गैस देंगे लेकिन अपनी कीमत पर। अब यूरोप को अमेरिका की महंगी LNG पर आना ही पड़ा। पाइपलाइन फटी, पावर इक्वेशंस भी फट गए। रशिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थोड़ा अलग थलग जरूर पड़ा, लेकिन उसकी असली ताकत अभी भी बाकी थी, तेल और गैस के विशाल भंडार। रशिया ने दुनिया को दिखा दिया कि आज की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, एनर्जी रूट्स की भी होती है। तेल ने कई देशों को इकोनॉमिक पावर भी दी, तो कई देशों को बर्बाद भी कर दिया। मिडिल ईस्ट आज भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ आग अभी बुझी नहीं है, कभी संघर्ष की, कभी राजनीति की, कभी लालच की। किसी युद्ध में धर्म दिखता है, पर असल में आपको पाइपलाइन जरूर दिखेगी। जब तक तेल है, ये खेल खत्म नहीं होगा और जिस दिन तेल खत्म होगा तब दुनिया नया एनर्जी सोर्स ढूंढ लेगी। उस दिन कोई नई सुपर पावर पैदा होंगी और नई लड़ाइयाँ भी। यह कहानी इतिहास नहीं है, यह आज भी चल रही है। थैंक यू।